आज हम देखने जा रहे हैं हमारा जो नेक्स्ट मेथड है, जिसको कि हम कहते हैं क्या, जिसको कि हम कहते हैं सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, जिसको कि हम कहते हैं सिंप्लेक्स मेथड। अब सिंप्लेक्स मेथड में होता क्या है, बेसिकली हमको एक जो जनरली हमें देखने को मिलता है, बेसिकली देखो, एक हमें फंक्शन गिवन होगा, एक फंक्शन हमें गिवन होता है जिसको कि हम कहते हैं क्या, जिसको कि वी कॉल इट एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको कि हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का हमको या तो हमसे पूछा होगा कि या तो मैक्सिमाइज इट या मिनिमाइज इट, या तो मैक्सिमाइज इट और मिनिमाइज इट, ये दो में से कोई एक चीज़ हमें वो दे सकता है। इट कैन आइदर गिव अस टू मैक्सिमाइज द प्रॉब्लम और इट कैन गिव अस टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम। सो दैट फंक्शन जिसको कि हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसको हम कहते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस। अच्छा, उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है अंडर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स जो कि हमें गिवन होते हैं। अंडर सर्टेन गिवन कंस्ट्रेंट्स के तहत हमें उनको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। यानी कि समथिंग समथिंग कंडीशन हमको गिवन है, उस कंडीशन में, वैसे सिचुएशन में जो गिवन फंक्शन है उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना होता है। इसको निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बिफोर बिगनिंग विद द मेथड देयर आर सर्टन थिंग्स दैट वी नीड टू इंश्योर एज वी प्रोसीड विद द गिवन प्रॉब्लम। हमको कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको ध्यान में रखनी होती हैं और जो भी हम क्वेश्चन के साथ हम ध्यान में रखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू इंश्योर थ्री थिंग्स, वी नीड टू इंश्योर थ्री थिंग्स, है ना। वो तीन चीज़ें क्या है, तीन चीज़ें क्या है, सबसे पहली बात तो ये कि हमारा जो भी इनइक्वालिटी या इक्वेशन गिवन है इन ऑल द इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज़ जो RHS है ना, राइट हैंड साइड जो है, दैट शुड बी अ पॉजिटिव कांस्टेंट, दैट शुड बी अ पॉजिटिव कांस्टेंट। यदि नेगेटिव है तो उसको हम थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। इट शुड बी अ पॉजिटिव एंड इट शुड बी अ कांस्टेंट वैल्यू, इट शुड बी पॉजिटिव एंड इट शुड बी अ कांस्टेंट वैल्यू। सेकेंड थिंग जो है कि हर इक्वेशन में, पहले तो सेकेंड चीज़ तो ये है कि कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशंस। ठीक है, जितनी भी इनइक्वालिटीज़ है ना उन सभी को हम इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं। अब इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम वी यूज़ आइदर स्लैक वेरिएबल, और सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, या तो हम स्लैक वेरिएबल का यूज़ करते हैं या हम सरप्लस वेरिएबल का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं वो देखेंगे। सपोज करो कि एक इनइक्वालिटी हमारी a1x प्लस b1y लेस देन इक्वल टू से c, ये गिवन है। तो ये एक इनइक्वालिटी है क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी का सिंबल यूज हुआ है। अब इसको हमको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम देख क्या रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कैसा है, इज़ लेस देन द RHS, वो RHS से छोटा है। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। अब LHS चूँकि हमारा RHS से छोटा है तो इसको इसके इक्वल करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू ऐड समथिंग हियर, जो कि हम यहाँ देखते हैं। we need to add something here in this equation, तभी जाके ये हमारा इसके इक्वल होगा, है ना। तभी जाके हम क्या लिख सकते हैं, we can equate this to our RHS। अब यहाँ पे जो हम वेरिएबल ऐड करेंगे इसको हम कहते हैं एनी वेरिएबल S1। तो S1 यहाँ पे ऐड किए हैं तब ये इसके इक्वल आ गया है, तो था क्या कि दिस LHS वॉज लेसर देन दी RHS, इसमें हमको ऐड करना पड़ा है। तो एक्चुअली में क्या था, ये छोटा था। सो दिस S1 इज कॉल्ड आवर स्लैक वेरिएबल, इसी के जगह पे यदि हम ऐसा
अज्यूम करते हैं a1x प्लस b1y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू से c2। अब ये बड़ा है, एक्चुअली में हमारा जो LHS है दैट इज सरप्लस देन आवर RHS, तो वी नीड टू सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम हियर, हमको यहाँ से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उस कुछ को अगर हम लिखते हैं -S2 देन इट विल बिकम इक्वल टू C2। अब देखो ये एक्चुअली में ज़्यादा था, तो दिस S2 इज कॉल्ड आवर व्हाट, सरप्लस वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल। तो ये दूसरी चीज़ जो हमें इंश्योर करनी थी वो हम समझ चुके हैं कि हाउ टू कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशंस। टू कन्वर्ट इनइक्वालिटी इनटू इक्वेशन वी यूज़ आइदर स्लैक वेरिएबल और वी यूज़ सरप्लस वेरिएबल। ये बात समझ में आती है? ऐसे करेंगे, या तो वी नीड टू ऐड सरप्लस वेरिएबल और वी नीड टू ऐड either we need to add surplus variable or we need to use slack variable in order to convert inequalities into equations। ये दो चीज़ें। तीसरी चीज़ जो है जो हमको ध्यान देनी है वो हमें ध्यान क्या देनी है कि every equation जितनी भी इक्वेशन है every equation should have at least one basic variable, कम से कम एक बेसिक वेरिएबल तो होना ही चाहिए हर इक्वेशन में। अब ये बेसिक वेरिएबल क्या चीज़ आ गई भाई? ये बेसिक वेरिएबल चीज़ है, इसकी डेफिनेशन हम ऐसे देख सकते हैं, ये वो वेरिएबल होता है जो हर इक्वेशन में एक ही होता है, ठीक है, हर एक, ये बस किसी एक इक्वेशन में होगा। हर एवरी बेसिक वेरिएबल इज प्रेजेंट इन ओनली वन इक्वेशन। ये सिर्फ एक इक्वेशन में प्रेजेंट होता है, किसी एक इक्वेशन में, गिवन इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में ये प्रेजेंट हो सकता है। और इसकी जो कोफिशिएंट होती है ना, कोफिशिएंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कोफिशिएंट इसका हमेशा क्या होता है, इज ऑलवेज 1। तो ये बेसिक वेरिएबल को हम ऐसे, वी कैन आइडेंटिफाई द बेसिक वेरिएबल। ये यदि होगा तो ये किसी एक ही इक्वेशन में होगा और इसकी जो कोफिशिएंट है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो सिंप्लेक्स की प्रॉब्लम को शुरू करने से पहले ये तीन चीज़ें हैं जो हमें इंश्योर करनी होती है। सबसे पहले कि जितने भी इक्वेशंस या इनइक्वालिटीज़ हैं उनका RHS शुड बी पॉजिटिव एंड इट शुड बी अ कांस्टेंट। सेकंड चीज़, वी नीड टू कन्वर्ट ऑल द इनइक्वालिटीज़ इनटू इक्वेशंस, ठीक है। थर्ड चीज़ जो है, एवरी इक्वेशन शुड हैव surplus variable, every equation should have a basic variable। बेसिक वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है? ये हर इक्वेशन में बस एक ही होता है, इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन वन इक्वेशन एंड द कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू 1। अब after ensuring this there are certain more notations that we need to understand, that we need to keep in mind as we proceed with the chapter। अब दो तीन चीज़ें समझो बच्चे कि वो ये है कि यहाँ पे जो है ना, नंबर ऑफ़ इक्वेशंस जो हम कह रहे हैं ना, नंबर ऑफ़ इक्वेशन जो होते हैं दैट इज़ इक्वल टू दी नंबर ऑफ़ कंस्ट्रेंट्स गिवन। नंबर ऑफ़ कंस्ट्रेंट्स के होता है, नंबर ऑफ़ कंस्ट्रेंट्स के इक्वल होता है। और इसको हम डिनोट करते हैं कैसे? इसको हम डिनोट करते हैं m से। इक्वेशन इज डिनोटेड बाय m, ठीक है। नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स इज डिनोटेड बाय द लेटर n। अब यहाँ पे चीज़ समझो कि जो हम वेरिएबल कह रहे हैं वो दो ही हो सकते हैं, वो बेसिकली दो ही हो सकते हैं। क्या क्या वेरिएबल? या तो आपके स्लैक हो सकते हैं और सरप्लस हो सकते हैं, जो कि आपने यूज़ किया है इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए। या तो ये हो सकते हैं, या इनिशियली जो आपके गिवन थे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में x और y, जिनको कि हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आवर डिसीजन वेरिएबल, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड आवर डिसीजन वेरिएबल। तो ये होते हैं टोटल वेरिएबल्स, ये कहलाते हैं हमारे वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स या तो आपके स्लैक और सरप्लस हो सकते हैं और इट कैन बी डिसीजन वेरिएबल्स। और इन सब को टुगेदर व्हेन वी कंसिडर देम, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय n। So the compulsory condition for simplex
is what compulsory condition for simplex is that the number of variables should be greater than the number of equation. Number of variables should be greater than number of equations. Number of equations यानी number of variable यानी sum of slack, surplus and decision variable should always be greater than the number of constraints given to you. That is n should always be greater than m. n जो है आपका वो हमेशा m से बड़ा होना चाहिए, m से बड़ा होना चाहिए. अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, यहाँ पे अब देखो जैसे हम प्रोसेस सिंप्लेक्स को लेके बढ़ते हैं उन सब चीज़ों को मैं ध्यान रखने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है. तो उसकी हम बात कर रहे हैं. तो एक बात ये समझ जाओ कि इक्वेशंस, अब वेरिएबल्स आपके पास कितने हैं, n है, नंबर ऑफ विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इक्वेशंस यू हैव. अब जितनी इक्वेशन आपके पास होंगे, सपोज करते हैं ये 5 है और m की वैल्यू हमारे पास 3 ही है, 3 ही कंस्ट्रेंट्स गिवन है, लेकिन हमारे पास वेरिएबल का जो सम आ गया है वो 5 आ गया है. अब आप समझो, आप ये बताओ कि कभी भी आप 3 इक्वेशन की मदद से 5 वेरिएबल सॉल्व कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे, ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे. तो ऐसे केस में हम करते क्या हैं, सिंप्लेक्स में वी डू व्हाट, n minus m number of variables यानी 5 minus 3 that is 2. We need to assume that the value of at least 2 variable is equal to 0. वो किसके बराबर है? वो 0 के बराबर है, ऐसा हम अज्यूम करते हैं. उसके बाद हमारे पास बच क्या जाएगा, 5 वेरिएबल्स थे जिसमें से 2 0 मान लिया हमने, रिमेनिंग बच गए 3. हमारे पास 3 इक्वेशन है, उनकी मदद से हम उन तीनों को सॉल्व कर लेंगे. तो हम क्या करते हैं, वी इक्वेट n माइनस m नंबर्स ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू 2 and the variables which are equated to 0 they are called what, they are called non-basic variables. They are called what, non-basic variables. They are called non-basic variables. ये बात समझ में आई? चलो, साथ ही साथ दूसरी चीज़ समझ लो कि जनरली हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, जनरली वी स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम द ओरिजिन. ये है क्या बेसिकली, ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग में हम ग्राफ बनाते थे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे 2 ग्राफ लोकेट किया, फिजिबल रीजन निकाला, कॉर्नर पॉइंट्स को चेक किया ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, उसी का वो ग्राफिकल तरीका था निकालने का. ये हमारा, आप कह सकते हो कि उसी का एक अदर फॉर्म है, वो ग्राफिकल था, ये मैथमेटिकल है, ठीक है. तो ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ये चीज़ वही है. तो हम क्या करते हैं, वी जनरली स्टार्ट फ्रॉम द origin, so we consider x and y equal to 0. अब समझो ना, यहाँ पे ये समझो कि ये जो एक्स्ट्रा हो रही है, जितनी कंस्ट्रेंट्स बेसिकली आपको इनइक्वालिटीज़ के फॉर्म में दिए जाते हैं, इनइक्वालिटीज़ के फॉर्म में ही आपको क्या दिए जाते हैं, कंस्ट्रेंट्स. यानी जितनी नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स आपके पास होंगे उतने नंबर ऑफ आपके पास सरप्लस और स्लैक वेरिएबल्स होंगे. ये देखो, ये वेरिएबल 2 तरीके का ही था, स्लैक या सरप्लस हो सकता था या डिसीजन वेरिएबल हो सकता था. अब स्लैक और सरप्लस की जो संख्या होगी, इनके जो नंबर्स होंगे, दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स यू हैव, ठीक है. तो एक्स्ट्रा आपके पास कौन सा आ रहा है, ये डिसीजन वेरिएबल, जो कि जनरली हमारा एक्स और वाई होता है. ये डिसीजन वेरिएबल ही तो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है. और जैसे ही हमने शुरू किया, हमने डिसीजन वेरिएबल को ही क्या कर लिया, 0 के इक्वल मान लिया, 0 के इक्वल मान लिया. तो उससे हुआ क्या, उससे हुआ ये कि आपके पास नाउ वी हैव व्हाट, इक्वल नंबर ऑफ, क्या, नाउ वी हैव इक्वल नंबर ऑफ equations and equal number of variables. Now we can solve them. अब जैसे ही हम गिवन कंस्ट्रेंट्स में x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 लगते हैं, तो हमारे पास सरप्लस और स्लैक वेरिएबल की क्या आ जाती है, सरप्लस और स्लैक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, वेरिएबल्स की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, ये आ जाती है. उसके बाद हम उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखते हैं और चेक करते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आई. उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो सोल्यूशन आया है हमारा, ये हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है, ये सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है या नहीं है, ये हम चेक करते हैं, ठीक है. अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं. हम सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं और वहाँ से हमको पता चलता है कि जो गिवन जो हमारा सोल्यूशन आया है, द सोल्यूशन विच वी हैव
वो हमारा ऑप्टिमल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसको फिर हम ऑप्टिमल करते हैं, ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो ये होता है। अब इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से। इसको हम समझेंगे कैसे? एक एग्जाम्पल की मदद से, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अच्छा, एक और चीज़ आप यहीं पे समझ जाओ ना, यह ध्यान रखो बस कि सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करने के लिए ना, सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करने के लिए, सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करने के लिए ये आप वहीं लगा सकते हो जहाँ पे आपके जो कंस्ट्रेंट्स हैं, दे आर ऑल ऑफ लेस देन टाइप, दे आर ऑल लेस देन टाइप का है, लेस देन टाइप का है। कहने का क्या मतलब है कि ऑब्वियस पहले से ही लेस है, पहले से ही लेस है, तो ये आपको यहाँ पे स्लैक वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा, स्लैक वेरिएबल क्या करना पड़ेगा? यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? आपको बस स्लैक वेरिएबल ही यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही जब तक आप इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए जब तक आप स्लैक वेरिएबल यूज़ कर रहे हो तब तक तो आप सिंप्लेक्स लगा सकते हो, अदरवाइज़ आप सिंप्लेक्स नहीं लगाओगे। वैसे केस में जहाँ पे हमको सरप्लस या इक्वल टू यूज़ करने की बात आ जाती है ना कन्वर्जन में, वाइल कन्वर्टिंग इनइक्वेशंस इनटू इनइक्वालिटीज़ इनटू इक्वेशंस, वहाँ पे हम कौन सी मेथड यूज़ करते हैं? वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बिग एम मेथड, बिग एम मेथड यूज़ करते हैं। तो सिंपल में बस हम स्लैक वेरिएबल ही यूज़ करेंगे। अभी तक गेट में बस इसी पे क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं कि सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनाते हैं, और बस हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा, है ना। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है कि बाय सिंप्लेक्स मेथड फाइंड आउट हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी शुड बी मेड पर वीक। कितने बनाने चाहिए पीसेज ऑफ ए एंड प्रोडक्ट बी per week. Product A and B requires 2 kg of raw materials, 4 hours of labor. Product B requires 3 kg of raw materials and 3 hours of labor. Every week, availability of raw material is 60 kilos and 96 hours of labor. Profit per unit of A and B is 40 and 35 respectively. तो obvious सी बात है, अब इसकी मदद से, ये एक वर्ड प्रॉब्लम हमको गिवन है, इसकी मदद से हम अपनी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को फ्रेम करेंगे, अपने कंस्ट्रेंट्स को फ्रेम करेंगे, एंड देन बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड वी विल फाइंड द ऑप्टिमल नंबर ऑफ व्हाट? ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी दैट शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर वीक इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं क्या कि लेट अमाउंट ऑफ एक्स प्रिपेयर्ड, amount of product A manufactured per week is what? Is X. Amount of product B manufactured per week is Y. तो हमारे पास जो है प्रॉफिट कितना आ गया, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो आ गया वो क्या आ गया? वी हैव टू मैक्सिमाइज व्हाट? वी हैव टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट अब होगा कितना? एक प्रोडक्ट पे, एक प्रोडक्ट पे 40 रुपये हमें प्रॉफिट है, तो हम सप्ताह में एक्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो व्हाट इज़ आवर प्रॉफिट? 40x। सिमिलरली एक प्रोडक्ट पे, एक पीस ऑफ बी पे वी आर गेटिंग 35 रुपीज़ प्रॉफिट। हम उसकी वीकली कितनी बना रहे हैं? वाई क्वांटिटी बना रहे हैं, तो 35y। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? 40x प्लस 35y। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अच्छा, कंस्ट्रेंट्स क्या क्या गिवन है ये देखो कि आउट ऑफ मेनी यूनिट्स, हाउ मेनी यूनिट्स, ठीक है। प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल्स। एक प्रोडक्ट, वन पीस ऑफ प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 2 kg of raw materials. So how many pieces we are manufacturing? We are manufacturing x pieces. So constraints की अगर हम बात करें,
कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल वाले को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल वाले कंस्ट्रेंट को कन्वर्ट करते हैं। पहले प्रोडक्ट ए के लिए देखते हैं, 2 kg रॉ मटेरियल चाहिए एक पीस के लिए, तो x पीस के लिए चाहिए होगा हमें कितना, 2x रॉ मटेरियल। सिमिलरली प्रोडक्ट बी रिक्वायर्स 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो y क्वांटिटी बना रहे हैं तो 3y रॉ मटेरियल्स चाहिए। दोनों का सम जो है ये वीकली डिमांड होगा रॉ मटेरियल का, वीकली डिमांड होगा रॉ मटेरियल का, एंड दिस शुड नॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, रॉ मटेरियल विच इज 60 kg, तो दिस शुड बी लेस देन और इट कैन बी इक्वल टू व्हाट, 60। पहला ऑब्जेक्टिव, पहला कंस्ट्रेंट। सिमिलरली लेबर वाले को अगर हम कन्वर्ट करें, लेबर वाले को अगर हम कन्वर्ट करके देखें तो प्रोडक्ट ए की एक क्वांटिटी 4 घंटे की लेबर खोज रही थी, तो x क्वांटिटी विल रिक्वायर 4x लेबर, ठीक है। प्रोडक्ट बी जो है 3 घंटे का लेबर खोज रहा था वीकली, तो y क्वांटिटी बन रही है तो 3y लेबर ये खोजेगा। अच्छा, लेबर की अवेलेबिलिटी कितनी है, 96 आवर्स, तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ लेबर दैट विल बी रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर x क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ए एंड y क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बी वीकली, सो द सम ऑफ टोटल लेबर रिक्वायर्ड शुड नॉट एक्सीड व्हाट, 96 आवर्स। तो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन 2। अब देखो ये तो हमारा ये अभी आया है, अभी तो हमने कुछ नहीं किया, सिंप्लेक्स कहीं से नहीं शुरू किया हमने, ये तो हमने अभी बेसिक देखा है कि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, ये 2 कंस्ट्रेंट्स गिवन है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड में दिया होता है इसलिए इसको कन्वर्ट करने में इतना टाइम लगा है। अच्छा, अब जो 3 चीज़ें हम इंश्योर करते हैं, 3 चीज़ें कौन कौन सी इंश्योर करते हैं, 3 चीज़ें जो हम इंश्योर करते हैं वो हम इंश्योर करते हैं कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि RHS जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये देख लो RHS जो है ये पॉजिटिव है, RHS जो है वो पॉजिटिव है। तो पहला जो इंश्योर करना था RHS इज पॉजिटिव, तो पहला RHS इज ऑलरेडी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ जो थी वो हमको कन्वर्ट करना था। अच्छा, सिंप्लेक्स में हमने देखा था कि सिंप्लेक्स मेथड यूज़ करने के लिए जो कंस्ट्रेंट्स हैं दैट शुड बी लेस देन टाइप, यानी कि सिर्फ स्लैक वेरिएबल की ही ज़रूरत होनी चाहिए हमें। अब देखो ना यहाँ पे ये लेस देन टाइप ही तो है, यहाँ पे सिर्फ हमें स्लैक वेरिएबल को ही ऐड करना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट करते हैं इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टिंग इनइक्वालिटी को इक्वेशंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहला क्या हो जाएगा हमारा, 2x प्लस 3y प्लस S1 इज इक्वल टू 60 पहला। दूसरा क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y प्लस S2 इज इक्वल्स टू 96, इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब ये जो है ना, जो स्लैक वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किया, तो ये वेरिएबल हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी तो होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी होना चाहिए हमारे, ये हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी तो होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इस स्लैक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं विथ अ ज़ीरो कोफिशिएंट, तो 40x प्लस 35y प्लस 0s1 प्लस 0s2, दिस इज आवर प्रॉफिट, which you can denote it with some letter z or anything like that. So this is our objective function, these are our constraints, we have converted it into what, we have converted it into equations. और तीसरा जो चीज़ था ना, the third thing, to ensure the basic variables, to ensure basic variable जो हमें देखना था, है ना। तो बेसिक वेरिएबल देख लो ना क्या होता था, ये हर इक्वेशंस में एक ही होता था। ये देखो, ये जो z है वेरिएबल, ये बस इस इक्वेशन में है और किसी में नहीं है, तो ये एक बेसिक वेरिएबल हो गया, इसकी कोफिशिएंट जो है ये 1 है। उसी तरीके से इस इक्वेशन में S1 को देख लो, S1 क्या है, एक बेसिक वेरिएबल है, क्योंकि S1 बस एक ही इक्वेशन में मौजूद है, वो हमारा ये कंस्ट्रेंट है, ये इसमें भी नहीं है, ये इसमें भी नहीं है, ठीक है। इसकी जो है यहाँ पे आपका होगा कि है, लेकिन ये देखो ना इफेक्टिवली तो ये 0 हो जाएगा ना, इसकी कोफिशिएंट 0 है, यहाँ पे इसकी कोफिशिएंट 1 है। सिमिलरली ये S2, तो दीज आर बेसिक वेरिएबल्स,
ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो ये जो था ये, चलो ये चीज़ें इंश्योर हो गई। अच्छा, कंडीशन फॉर सिंप्लेक्स जो हमने देखा था, कंडीशन फॉर सिंप्लेक्स जो हमने देखा था वो क्या देखा था? कंडीशन फॉर सिंप्लेक्स हमने देखा था कि नंबर ऑफ वेरिएबल शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे? 2 डिसीजन वेरिएबल एक्स और वाई, 2 स्लैक वेरिएबल S1 S2, टोटल हो गए 4। इक्वेशंस हमारे पास हैं 2, तो ऑब्वियसली 4 इज ग्रेटर देन 2। 4 इज ग्रेटर देन 2, तो कंडीशन ऑफ सिंप्लेक्स इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, दैट इज n इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन m। अब हम करते क्या थे कि n माइनस एम दैट इज 4 माइनस 2, दो वेरिएबल को हमें क्या करना था? वी नीड टू इक्वेट देम टू 0, जिसको कि हम नॉन बेसिक बनाते थे, ठीक है ना। और हमने देखा था कि वी स्टार्ट विथ x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इन दोनों को x और y जो दो वेरिएबल हैं, जो डिसीजन वेरिएबल हैं, उनको हम 0 से इक्वेट कर देते हैं। 0 से इक्वेट जैसे ही किया हमने x और y को, यहाँ पे देखो x y 0 किया तो S1, तो सोल्यूशन जो आया, तो हमारे पास सोल्यूशन जो आ गया वो क्या आ गया? सोल्यूशन दैट वी गॉट वाज S1 इज इक्वल्स टू 60 और S2 इज इक्वल्स टू 96। ये दो सोल्यूशन आ गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? अब हम देखते हैं कि ये सोल्यूशन जो आया है ये ऑप्टिमल है या नहीं है। ये हम कैसे चेक करते हैं? वी चेक दिस बाय कंस्ट्रक्टिंग सिंप्लेक्स टेबल, और वहाँ से हमको ऑप्टिमिलिटी टेस्ट होता है। उसके बाद वी ऑप्टिमाइज द प्रॉब्लम, वहाँ से हम देखते हैं कि ऑप्टिमिलिटी टेस्ट कैसे होता है। तो मेन जो हमको देखना है वो देखना है कि हम सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनाते हैं। अच्छा, अगर कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन वगैरह जितने भी है ना, ये सब आपके आंखों के सामने हो, तो आप एक बेटर वे में इसको कंसीव कर पाएंगे। अब देखो करते क्या है, सबसे पहले जो है वो हम बेसिक वेरिएबल बनाते हैं। ये बेसिक वेरिएबल थे आपके, ये बेसिक वेरिएबल थे। तो सबसे पहले जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो बेसिक वेरिएबल का कॉलम कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं? बेसिक वेरिएबल का कॉलम। बेसिक वेरिएबल हैं कौन कौन से हमारे? फिलहाल तो है S1, फिर है हमारा S2, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वेरिएबल की कोफिशिएंट होती है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट वैल्यू। उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट कोफिशिएंट या प्रॉफिट वैल्यू, ठीक है। तो इस कॉलम के लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉलम हम बनाते हैं जिसको कि हम EI से डिनोट करते हैं। ये होता है प्रॉफिट कोफिशिएंट कॉलम। अब इसी वेरिएबल की ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या कोफिशिएंट है? 0 है, 0 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 0, ठीक है। उसके बाद हम राइट हैंड साइड पे आते हैं, वेरिएबल हेड बनाते हैं। यानी कौन कौन से वेरिएबल हैं हमारे पास? तो पहला वेरिएबल तो हमारा x है, दूसरा वेरिएबल वी हैव y, थर्ड वेरिएबल इज आवर S1 एंड फोर्थ वेरिएबल इज आवर S2। इसको हम कहते हैं वेरिएबल हेड। अब इसके नीचे लिखते क्या है? इसके नीचे हम लिखते हैं जैसे S1 किस कंस्ट्रेंट इक्वेशन में था? इस वाले इक्वेशन में था। तो इस वाले में हर एक वेरिएबल की कोफिशिएंट क्या है वो निकालते हैं। तो x की कोफिशिएंट क्या है? 2 है, तो x के नीचे और S1 के सामने क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। इसी में S1 चूंकि इसी कंस्ट्रेंट में है तो बस हमारा ध्यान इसी पे होना चाहिए। तो y की कोफिशिएंट क्या है उस कंस्ट्रेंट इक्वेशन में? 3 है। S1 की कोफिशिएंट क्या है? 1 है। S2 की कोफिशिएंट क्या है? 0 है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। ये बात समझ में आई। उसी तरीके से S2 किस कंस्ट्रेंट इक्वेशन में है? इस कंस्ट्रेंट इक्वेशन में है ना। इस कंस्ट्रेंट इक्वेशन में है तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं। यानी x की कोफिशिएंट S2 वाले इक्वेशन में क्या है? 4 है। y की कोफिशिएंट S2 वाले इक्वेशन में क्या है? 3 है। S1 की कोफिशिएंट S2 वाले इक्वेशन में क्या है? 0 है। और S2 की कोफिशिएंट क्या है? 1 है। ये बॉडी बना दिया, मैट्रिक्स का हमने बॉडी बना दिया। अच्छा अब इसके बाद एक दूसरा कॉलम यहाँ पे बनाते हैं जिसको कि हम BJ से आप लिख सकते हो। ये होता है सोल्यूशन कॉलम। यानी एट टाइम इस मोमेंट पे आपके पास जो है वेरिएबल का सोल्यूशन क्या आया है? सोल्यूशन ये S1 का सोल्यूशन क्या आया? S1 की वैल्यू आई है हमारे पास 60, इसलिए S1 के सामने लिख दिया, BJ के नीचे लिख दिया। ये सोल्यूशन कॉलम है। S2 की वैल्यू आई है 96, ये यहाँ पे लिख दिया। इतना होने के बाद अब रोज में आते हैं। रो में नीचे ऐड करते हैं, सबसे पहले कोफिशिएंट वैल्यू ऐड करते हैं। CJ कोफिशिएंट, प्रॉफिट कोफिशिएंट रो।
अब ये वही है, प्रॉफिट कोफिशिएंट हम समझ गए कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है उसी को हम प्रॉफिट कोफिशिएंट कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हर एक वेरिएबल की जो कोफिशिएंट होगी वो उस वेरिएबल के नीचे हम लिख देंगे, दैट विल फॉर्म आवर कोफिशिएंट रो। कैसे ध्यान रखेंगे, नोटेशन देखो, यहाँ पे ये भी प्रॉफिट कोफिशिएंट था, सी मिलता जुलता है सी और ई, तो इन दोनों का नोटेशन सेम है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, प्रॉफिट कोफिशिएंट लिखा हुआ है, प्रॉफिट कोफिशिएंट लिखा हुआ है। अब सीजे की वैल्यू देख लो ना, सीजे कैसे लिखाएगा, प्रॉफिट ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 40 है, वाई का कोफिशिएंट क्या है 35 है, S1 का कोफिशिएंट क्या है 0 है, S2 का कोफिशिएंट क्या है 0 है। ये हो गया। अब यहाँ पे एक हम Z से डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं, ZIJ एक रो बनाते हैं। ये होता है हमारा क्या, दिस इज आवर समेशन, दिस इज आवर समेशन EI इंटू AI, EI इंटू AI ऐसे डिफाइंड होता है। कैसे क्या है ये समझ जाओगे आप, समझोगे कैसे। ये EI, ये EI का कॉलम है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करके नीचे लिख देंगे। कैसे, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट विल गिव 0। इसी तरीके से ये 0 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये भी 0 आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। अब इसके नीचे हम डेल्टा लिखते हैं, डेल्टा जे। डेल्टा जे क्या होता है, डेल्टा जे सी जे माइनस जेड आई जे, ऊपर वाला माइनस ये वाला, 40 माइनस 0 40, 35 माइनस 0 35। ठीक है, ये कॉलम 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0 0। अब 2-3 ऑब्जर्वेशन कर लो बच्चे, उसके बाद मैं बताता हूँ। अच्छा पहले ये समझ लो कि इस डेल्टा का सिग्निफिकेंस क्या है। ये डेल्टा क्या बताता है, जैसे x के नीचे 40 आया तो ये डेल्टा क्या बता रहा होता है कि x की अगर एक यूनिट हम सोल्यूशन में इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास ऑप्टिमल या ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है हमारा वो 40 से इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है ना, तो पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीज, यानी x1 की एक क्वांटिटी अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा ऑप्टिमल हमारा ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन जो है वो 40 से इंक्रीज हो जाएगा। ये पॉजिटिव 35 है, इसका मतलब कि y की एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो ये 35 से इंक्रीज करेगा। S1 की अगर एक होगी तो वो 0 से इंक्रीज करेगा, और S2 की अगर एक होगी तो वो 0 से इंक्रीज करेगा। ये बता रहा है। अब यहीं से समझो, यही हमारा बेसिकली यही हमारा बताएगा कि सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है या नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट, प्रॉफिट को करना था हमें मैक्सिमाइज। अब यहाँ से इस टेबल से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कि x की अगर एक वैल्यू हम इंक्रीज कर देते हैं ना तो हमें 40 का फ़ायदा हो जाएगा, यानी वहाँ पे अभी चांस है कि प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज किया जा सकता है। ये जो प्रॉफिट देगा ना S1 इक्वल्स टू 60 और S2 इक्वल्स टू 96 से जो आपका प्रॉफिट आएगा ये मैक्सिमम नहीं होगा, इससे अभी प्रोविजन है, इट कैन बी फर्दर मैक्सिमाइज्ड। अच्छा, यही अगर नेगेटिव हो जाता, इसका क्या मतलब होता कि इस वेरिएबल की एक क्वांटिटी बढ़ाने से दिस मच अमाउंट से हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब यदि प्रॉब्लम आपका मैक्सिमाइजेशन का है और डेल्टा जे जो है वो या तो निगेटिव आ गया है या ज़ीरो आ गया है, इसका क्या मतलब है, या तो निगेटिव आ गया या ज़ीरो आने का मतलब है कि अब आप किसी भी वेरिएबल को कितना भी बढ़ा लो आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इंक्रीज नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि डेल्टा जे रो में सारी वैल्यू या तो ज़ीरो है या निगेटिव है, तो आप मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। तो एट दैट मोमेंट जो आपका सोल्यूशन होगा ना, आपका जो सोल्यूशन होगा वही आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक इसका रिवर्स मिनिमाइजेशन का केस, मिनिमाइजेशन के केस में यदि समझ जाओ कि अगर ये पॉजिटिव है तो और ज़्यादा मिनिमाइज नहीं होगा, मिनिमाइज करने के लिए तो हम निगेटिव चाहिए, हमको कम करना है। ये दो चीज़ें, ये पहले तो मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन में आपने डिफरेंस समझा। अब समझो कि कंसेप्ट ऑफ इनकमिंग वेरिएबल, आउटगोइंग वेरिएबल, ये क्या होता है। जैसे मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम था और दो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है हमारे पास 40 और 35, तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि x की एक वैल्यू अंदर जाएगी तो ऑप्टिमल सोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन हमारा 40 से इंक्रीज कर जाएगा। 35 बता रहा है कि यदि y की एक वैल्यू अंदर जाएगी तो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन
35 यूनिट से इंक्रीज़ कर जाएगा। तो हमको तो ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करना है, तो इनमें से जो ग्रेटर वैल्यू होगी उनको हम इनकमिंग वेरिएबल बनाएंगे। सो डेल्टा जी की ये जो वैल्यू है ना, ये यहाँ पे हमारा इनकमिंग वेरिएबल कहलाएगा। दिस विल बी आवर इनकमिंग वेरिएबल। ये यहाँ से निकालेंगे, बेसिक वाले में घुसाएंगे, ठीक है, ये कर लिया। अच्छा, अब इन दोनों में से ये दो वेरिएबल्स थे हमारे जो कि अभी बेसिक वेरिएबल का काम कर रहे थे। अब इनमें से बाहर कौन जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, हमको देखना है कि आउट गोइंग वेरिएबल कौन सा होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट रेशियो कॉलम बनाते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट रेशियो कॉलम। रिप्लेसमेंट रेशियो कॉलम हम यहाँ से बनाते हैं। थीटा ये कैसे डिफाइंड होता है, थीटा इज डिफाइंड एज बीजे डिवाइडेड बाई ए आई जे। ये जो आपका रो डिसाइड हुआ है ना, इसका जो ये जो एलिमेंट है यही कहलाता है हमारा ए आई जे का काम करता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए 60 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि ये 30 आ गया, और यहाँ से 96 डिवाइडेड बाई 4 ये आ गया हमारा कितना, 24। ये क्या आ गया हमारा 24। अब ये रिप्लेसमेंट रेशियो क्या बताता है, ये बताता है आपका प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी अब ऑब्वियस ही बात है, प्रोडक्टिविटी जो वेरिएबल हमको कम प्रोडक्टिविटी दे रहा होगा उसको हम बाहर निकालेंगे। यानी S2 जो है ये हमारा 24 है, S1 जो है ये हमारा 30 है। तो प्रोडक्टिविटी लेस किसके कारण है, S2 के कारण है। देखो ना 24 इज लेस देन 30, तो ये जो हो जाएगा ना, ये हमारा हो जाएगा आउट गोइंग वेरिएबल। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा आउट गोइंग वेरिएबल। ये हो जाएगा हमारा आउट गोइंग वेरिएबल। बात समझ में आई, इनकमिंग वेरिएबल आउट गोइंग वेरिएबल कैसे देखा हमने। ये हो जाएगा हमारा आउट गोइंग वेरिएबल, ये हो जाएगा हमारा आउट गोइंग वेरिएबल, ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम टेबल बनाएंगे। बेसिक वेरिएबल्स सबसे पहले लिखते थे, तो बेसिक वेरिएबल देखो S1 तो एज इट इज़ रह गया है, तो S1 तो रहा है ना, S1 रह जाएगा। S2 बाहर जाएगा, इसकी जगह पे कौन सा आएगा, ये x आएगा अंदर, यहाँ पे x आ गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या बनाते थे, प्रॉफिट कोफिशिएंट का कॉलम बनाते थे। प्रॉफिट कोफिशिएंट कॉलम जैसे ही हमने बनाया, तो प्रॉफिट कोफिशिएंट देख लो, प्रॉफिट कोफिशिएंट जैसे ही हमने बनाया तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। तो प्रॉफिट कोफिशिएंट S1 का कोफिशिएंट क्या है, 0, तो यहाँ पे 0। x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। ये बात हो गई। अब देखो यहाँ पे फिर से हम वेरिएबल हेड बनाएंगे, x के नीचे x, y के नीचे y, S1 के नीचे S1, S2 के नीचे S2। अब जो इनकमिंग आया है ना, सबसे पहले उसको लिखते हैं। इनकमिंग जो है उसको सबसे पहले लिखते हैं। अब देखो बेसिक वेरिएबल, ये हमारा x1 बेसिक वेरिएबल हो गया। बेसिक वेरिएबल का डेफिनेशन क्या था, उसका कोफिशिएंट क्या होता था, 1 होता था। उसका कोफिशिएंट क्या होता था, 1 होता था। तो ये इनकमिंग और आउटगोइंग जो होता है ना, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड योर की एलिमेंट। क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका की एलिमेंट, और ये कॉलम कहलाता है की कॉलम। ये कॉलम कहलाता है आपका की कॉलम। तो की एलिमेंट को हम 1 बनाते हैं। इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, या आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि ये नया बेसिक वेरिएबल है, तो बेसिक वेरिएबल की कोफिशिएंट सिंस इट इज़ 1, तो इसके सामने जो कोफिशिएंट आएगी ना, ये आउटगोइंग वाली, ये हो जाएगी कितनी, इसको होना था 1। अब इसको 1 करेंगे कैसे, हमको इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम किसी एक एलिमेंट को नहीं कर सकते, हमें पूरे रो को 4 से डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो पूरे रो को 4 से डिवाइड करो। पूरे रो को जैसे ही हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4/4, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। फिर 0 डिवाइडेड बाई 4, 0, 1 डिवाइडेड बाई 4, 1/4, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक जो छूट गया हमसे, वो क्या हो गया, बी जे कॉलम। तो बी जे की वैल्यू कितने थी, 96 थी। 96 डिवाइडेड बाई 4, 24, तो ये आ जाएगा हमारा 24। ध्यान रखना, बॉडी में रो ट्रांसफॉर्मेशन हमको बीजे पे भी करना पड़ता है सोल्यूशन पे, तभी यहाँ से हमको पता चलेगा कि सोल्यूशन क्या आ रहा है। ये हो जाएगा 24।
अब की एलिमेंट को 1 बनाते हैं और की कॉलम के एलिमेंट को 0 कर देते हैं। इसकी मदद से हमको इसको 0 करना है। तो ये अभी 2 है, इसको हमको 0 करना है। तो 0 कैसे होगा, 1 यहाँ पे आ चुका है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, इससे माइनस कर दो। यानी यदि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं, R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 माइनस 2R2, तो हमारा ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 माइनस 2, तो ये हो गया 0। अब 3 में से हमको क्या माइनस करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/4। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कट गया, तो 3/2 यहाँ आ गया। 3 माइनस 3/2, तो हमको मिलेगा 3/2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 0, 1 माइनस 0, 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1/2, 0, तो 0 माइनस 1/2, तो ये -1/2। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 48, 60 माइनस 48 क्या बच गया, 12 बच गया। ठीक है, ये मैट्रिक्स बॉडी आपकी बन गई। ये मैट्रिक्स बॉडी बनने के बाद अब हम करते क्या थे, ई यहाँ पे प्रॉफिट कोफिशिएंट था, तो CJ यानी कि प्रॉफिट कोफिशिएंट रो बनाते थे। तो प्रॉफिट कोफिशिएंट रो क्या हो जाएगा, एक्स का प्रॉफिट कोफिशिएंट है हमारा 40, वाई का है 35, S1 का है 0, S2 का है 0। इसके नीचे हम ZIJ कॉलम बनाते थे, दैट इज समेशन EI इंटू AIJ। 0 मल्टीप्लाइड बाई 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 40 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। इसी तरीके से 0 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, 0 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, तो 4 से ये कट गया 10 टाइम्स, तो बचा यहाँ पे क्या, 30। ठीक है, तो ये तो सबका 0 हो जाएगा, बस इसको लेके चल रहे हैं। 40 मल्टीप्लाइड बाई 0, 40, 40 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, 4 से 4 गया 10 टाइम्स, तो यहाँ पे बचा 10। ये बात हो गई। चलो अब फिर यहाँ पे हम क्या निकालते थे, यहाँ पे हम निकालते हैं क्या, डेल्टा। यहाँ पे हम निकालते हैं डेल्टा जे, यानी C और Z का सब्ट्रैक्शन। तो 40 माइनस 40, 0, 35 माइनस 30, 5, 0 माइनस 0, 0, 0 माइनस 10, -10। अब देखो डेल्टा जे में अभी भी एक वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है, यानी y का 1 यूनिट अगर अभी हम इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो 5 से क्या हो जाएगा, 5 से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये अब हमारा बनेगा क्या, इनकमिंग वेरिएबल। अब आउटगोइंग वेरिएबल के लिए हमको अगेन रिप्लेसमेंट रेशियो कॉलम बनाना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट रेशियो कॉलम कैसे बनता है, रिप्लेसमेंट रेशियो कॉलम बनता है BJ डिवाइडेड बाई AIJ। अब यहाँ पे जो है BJ 12 डिवाइडेड बाई 3/2, तो ये 4, ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 8, ये कितना हो गया 24 डिवाइडेड बाई 3/4, ये बच गया 8 3 के 24, 5 चौके 32। अब इनमें जो प्रोडक्टिविटी लेस है वो किसकी आ रही है, S1 की। तो अब S1 को बाहर निकालेंगे, तो ये अब हमारा आउटगोइंग वेरिएबल बनेगा। ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा आउटगोइंग वेरिएबल बनेगा। ये हमारा आउटगोइंग वेरिएबल बनेगा, ये हमारा इनकमिंग वेरिएबल बनेगा। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है ये हमारा की एलिमेंट है, ये हमारा की एलिमेंट है। इसको हम 1 कन्वर्ट करेंगे, इसकी मदद से फिर हम इसको 0 कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर एक नया टेबल बनेगा, ये नया टेबल बनेगा। अब यहाँ पे देख लो, सबसे पहले हम क्या बनाते थे, सबसे पहले हम बेसिक वेरिएबल का कॉलम बनाते थे, बेसिक वेरिएबल का कॉलम। तो बेसिक वेरिएबल अब क्या क्या है, अब क्या क्या है बेसिक वेरिएबल, तो हमारा x तो रहेगा, x तो रहेगा, S1 निकल रहा है, S1 की जगह पे हमारा कौन सा रहा है, y आ रहा है, y आ रहा है। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे हम कोफिशिएंट कॉलम बनाते थे। तो y का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट है 35, x का है 40, तो y का हो जाएगा 35, x का हो जाएगा कितना, x का हो जाएगा 40। इसके ऊपर हम वेरिएबल हेड लिखते थे, तो x y S1 S2। तो सबसे पहले जो इनकमिंग वेरिएबल है उसको हम लिखते हैं। तो इनकमिंग वेरिएबल है वो देखो आप, इनकमिंग वेरिएबल हमारा कौन सा है, ये y है ना, ये
तो इस एलिमेंट को हमको क्या करना है, 1 कन्वर्ट करना है। तो अब 3/2 को 1 कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा इनकमिंग है ना, तो इनका इंटरसेक्शन इस वाले को हमको 1 कन्वर्ट करना है, 1 बनाना है। तो 1 कैसे होगा, ये 3/2 है तो इसको 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2/3 से मल्टीप्लाई होगा। तो y का जो कोफिशिएंट है ये होना चाहिए कितना, 1 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा सीधे 1। कैसे किया है, 2/3 से मल्टीप्लाई किया है, 2/3 से मल्टीप्लाई किया है। अब 2/3 0 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 अगर करेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। उसी तरीके से इसमें 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/3 ही आएगा, तो S1 आ जाएगा 2/3। चलो 2/3। अब यहाँ पे 2/3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, -1/3 बचेगा S2 के नीचे। तो S2 के नीचे क्या बचेगा, -1/3। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अच्छा, इसमें 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, ये 8 बचेगा। तो बीजे जो है यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये कॉलम लिख लिया हमने। अब देखो, अब हमें करना क्या था, हमें ये 1 आ चुका है, इससे मल्टीप्लाई करना था, इसको 0 बनाना है। ये 0 कैसे बनेगा, यहाँ पे 1 है तो 1 में 3/4 मल्टीप्लाई कर दो, यानी अब यदि हम करें √2 R2 माइनस 3/4 R1, तो 3/4 ये 1 है इस वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में देखो ना ये 1 है, इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करके अगर इससे माइनस कर दें तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, इसके नीचे जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0। ठीक है, उसी तरीके से सबको करके देखते हैं। 3/4, तो ये तो 0 था, इसमें 3/4 भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, तो 1 में से इसको माइनस करेंगे तो ये तो 1 ही रह जाएगा, यानी ये कोफिशिएंट क्या हो जाएगी, हमेशा 1 रहेगी, मतलब 1 रहेगी। अच्छा, यहाँ पे देख लो 3/4, इसको अगर 3/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी यहाँ पे हाफ बचेगा। ठीक है, और 1 माइनस हाफ यानी कि हाफ, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी ये है ना 0, 0 माइनस हाफ यानी कि माइनस हाफ, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस हाफ। उसी तरीके से हाफ हो जाएगा। ये 1/4 में से कुछ माइनस करना है हमको, 1/4 में से माइनस कितना करना है, अब यहाँ पे 3/4 कर देते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा, -1/4, 1/4 माइनस -1/4 यानी कि 1/4 प्लस 1/4 यानी कि ये हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बीजे की वैल्यू क्या है, बीजे की वैल्यू है 24, 24 को 24, तो इसको क्या कर रहे हैं, इसको 3/4 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको अगर हम 3/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अगर हम 3/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 से 8 कट जाएगा 2 टाइम्स में, 2 × 3 6, तो ये 6 आ जाएगा। 6 को सब्ट्रैक्ट किससे करना है, 24 से सब्ट्रैक्ट करना है, किससे करना है, 24 से सब्ट्रैक्ट करना है। 24 से अगर हम 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये कॉलम बना लिया, ये अपना मतलब मैट्रिक्स जो है हमारा वो बन गया। मैट्रिक्स बनने के बाद अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम CJ लिखते हैं, यानी कि कोफिशिएंट कॉलम। तो x की वैल्यू है 40, y की कोफिशिएंट है 35, S1 की कोफिशिएंट है 0, इसकी कोफिशिएंट है 0। उसके बाद हम ZIJ बनाते हैं, यानी दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो 35 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाई 1 यानी कि ये आ जाएगा 40। उसी तरीके से 35 मल्टीप्लाइड बाई 1 35 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, तो ये हो जाएगा 35। अच्छा, 35 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 यानी ये 70/3, 70/3 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो -20 आ जाएगा, ये -20 आ रहा है। इसको अगर हम निकाल लें तो ये हो जाएगा कितना,
ये 3 यानी कि 360, तो ये हो जाएगा 10/3, ठीक है। अच्छा, -35, ये क्या आ जाएगा, -35/3 + 20 यानी 60 -35 यानी कि -25, नहीं सॉरी +25/3, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारा डेल्टा z आ गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे dj विच इज़ आवर cj माइनस zij, cj माइनस zij। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 0 0, 40 - 40, 0, 35 - 35, 0, 0 -10/3 -10/3, है ना, 0 -25/3 -25/3। अब ये देखो कि डेल्टा z की जो वैल्यू है या तो 0 आ गई है या नेगेटिव आई है, या क्या आई है, नेगेटिव आई है। आपका ऑब्जेक्टिव जो था वो किस चीज़ का था, ऑब्जेक्टिव आपका मैक्सिमाइजेशन का था। किस चीज़ का था, मैक्सिमाइजेशन का था, है ना, ये आपका मैक्सिमाइजेशन का था। तो अब इससे ज़्यादा मैक्सिमाइज नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा मैक्सिमाइज नहीं हो सकता, तो ये जो सोल्यूशन है इम्प्लाइज दिस सोल्यूशन इज ऑप्टिमल, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है। और सोल्यूशन है क्या आपका, y = 8 एंड x = 18, यानी फॉर x = 18 एंड y = 8, x क्या था, प्रोडक्ट ए की क्वांटिटी जो कि आप वीकली प्रोड्यूस करते, प्रोडक्ट ए 18 पर वीक, और प्रोडक्ट बी दैट वाज वाई एंड दैट इज़ 8 पर वीक। अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपकी जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होगी, और मैक्सिमम प्रॉफिट होगी कितनी, मैक्सिमम प्रॉफिट होगी कितनी, मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगी आपकी, कितना था, 40 + 35 ना, 40x + 35y, यही तो था आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये तो था 40x + 35y, तो 40x + 35y। अब इसको रख दो, x की वैल्यू कितनी आई है, 18, और y की वैल्यू आई है कितनी, 8। अब इसको आप देख लो ना, इसको आप कैलकुलेट करके देख लो, इसको आप जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो 40 × 18 + 35 × 8, इसकी वैल्यू आ जाती है 1000। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कितना हो जाएगा, 1000 रुपया पर वीक। तो ये पूरा था हमारा कंसेप्ट कि हम सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनाते हैं और उसकी मदद से हम कैसे ये करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी है और कैसे होता है, ठीक है। तो ये आपका हमारा आंसर आ गया है इसके साथ, थैंक यू। तो ये था ऑल अबाउट आवर सिंप्लेक्स। तो रिवीजन के लिए आप इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बिगम मेथड क्या होता है। टिल देन, थैंक यू।